हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू विद्या ऑर्बिट। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड को डिटेल समराइज और एनालाइज किया था। लाइन बाय लाइन हमने उस चैप्टर को एनालिसिस किया था और इस बार इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं उसके अगला चैप्टर, जो कि है एक छोटा सा पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये पोएम बहुत ही छोटा है, हम इसको लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को इस पोएम को लेके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये पोएम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है, तो इतना लंबा पोएम नहीं है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पोएम को समझने में। बट एट द सेम टाइम ये पोएम हो सकता है कि बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। बहुत ही ज़्यादा मेटाफॉर्स, सिमिलेज ये सब इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे इस पोएम के पोएट के बारे में, जो कि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने पहले भी कहा है, आप कोई भी चैप्टर, कोई भी स्टोरी, पोएम कुछ भी पढ़िएगा, सबसे पहले जो ऑथर है उनका नाम ज़रूर याद रखिएगा और उनके बारे में थोड़ा तो कुछ जानकारी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हम सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप अगर उनका एक पोएम पढ़ रहे हो और उनके पोएम को समझने की कोशिश कर रहे हो तो उनके बारे में भी थोड़ा जानना इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि तब आपको पोएट के हिसाब से उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ में आने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप जल्दी से समझ पाते हो कि उन्होंने क्या सोच के अपना पोएम या फिर स्टोरी लिखा होगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट थे, ठीक है। वो इंग्लिश पोएट नहीं थे, वो अमेरिकन पोएट है। इंग्लिश इन द सेंस, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो इंग्लिश में नहीं लिखते थे। इंग्लिश इन द सेंस मैं बोल रही हूँ कि वो यूरोपियन या इंग्लैंड से नहीं थे, वो थे अमेरिका से, ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम्स का या एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, वो रूरल लाइफ के ऊपर लिखते थे। रूरल लाइफ यानी जो गांव का जो नेचुरल एलिमेंट है उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट करते हैं अपने पोएम्स में। तो रूरल और नेचर, रूरल के साथ ऑब्वियसली नेचर भी जुड़ा रहेगा, बिकॉज रूरल एरियाज़ में नेचर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जितने भी पोएम्स हैं वहाँ पे हमें रूरल अमेरिका या फिर नेचर के रिलेटेड बहुत सारे एलिमेंट्स दिखने को मिलते हैं। ही राइट्स लेस अबाउट अर्बन सेटिंग्स एंड मोर अबाउट रूरल सेटिंग्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम्स के बारे में। आप लोगों ने आई एम श्योर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक और बहुत ही फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन पढ़ा होगा क्लास 9 में। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है वो पोएम भी। ही इज़ नोन फॉर रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ, ठीक है। उनका जो डिपिक्शंस होता है रूरल लाइफ का, वो जो दिखाते हैं कि गांव का जो एनवायरनमेंट है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही रियलिस्टिक होता है, एकदम रियल लगता है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लगता है उनके लैंग्वेज में। और वो कोलोकियल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कोलोकियल यानी लोकल जो स्लैंग्स है, लोकल स्लैंग्स है, लोकल जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल करने की वो कोशिश करते हैं अपने पोएम्स में। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम्स के बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिटरेरी वर्क्स के बारे में। आई एम श्योर इन सब के मदद से आप लोग समझ पाएंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रख के ये पोएम लिखा होगा, ठीक है। हम सबसे पहले एक बार पोएम को रीड कर लेते हैं। तो पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So पोएम बहुत ही ज़्यादा छोटा है, दिखने में लगता है कि पोएम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये पोएम का जो लेंथ है वो बहुत ही छोटा है, बट द पोएम इज़ वेरी मीनिंगफुल। पोएम अगर लिटरली समझना हो तो ये पोएम है एक क्रो के बारे में, कौवा जो है, एक क्रो के बारे में। जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है, वो स्पीकर है, वो एक हेमलक ट्री यानी ए पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। एक पॉइजनस प्लांट, अच्छा पेड़ नहीं है, पॉइजनस है यानी हानिकारक है, ठीक है। पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, एक हेमलक ट्री के अंदर, ट्री के नीचे सॉरी, जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी स्पीकर बैठे हुए थे तब एक क्राउ, कौवा आके उनके ऊपर क्या गिराता है, स्नो गिराता है। ऑब्वियसली वो एक ठंडी जगह पे है, ठंडी जगह पे थे, एंड जब ऊपर से कौवा गया तो उसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर यानी जो स्पीकर है इस पोएम के, उसके ऊपर स्नो गिरा दिया, ठीक है। और कैसे उस चीज़ से
रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड चेंज हो गया। अब मूड अच्छे तरीके से चेंज हो या फिर बुरे तरीके से चेंज हुआ वो हमें पोएम में बाद में पता लगेगा। बट एक कौवे ने थोड़ा सा स्नो गिरा दिया था इस स्पीकर के ऊपर, और उसकी वजह से कैसे स्पीकर का मूड चेंज हुआ इसके ऊपर ही पूरा पोएम है। आप लोगों को मैंने बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पोएम्स में नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और इस पोएम में नेचर के हीलिंग पावर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। हीलिंग पावर्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जिन्हें लोग अशुभ यानी अनलकी बोल के टाल देते हैं। जैसे कि कौवे को हम शुभ नहीं मानते हैं, कौवे को लोग अशुभ मानते हैं। एंड कौवा अगर ऊपर से जाता है या फिर अपने घर के छत पे रहता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है वो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, द वे a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्पीकर का मूड पहले बुरा था, और उस कौवे ने जब स्पीकर के ऊपर स्नो डाल दिया उसके बाद उनका चेंज हो गया मूड। ठीक है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। तो स्पीकर क्या हुआ, एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, मतलब वो एक ऐसा दिन था जो स्पीकर को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरे मूड में थे उस दिन में। लेकिन उस एक इंसिडेंट ने, कौवे के द्वारा वो जो स्नो गिराया गया उनके ऊपर, उस एक इंसिडेंट ने स्पीकर का पूरा मूड ही चेंज कर दिया। और एक ऐसा दिन जो स्पीकर बहुत ही बुरा मान रहे थे वो अचानक से अच्छा हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रो जो है वो एक बुरा एलिमेंट नहीं है, अनलकी नहीं है। ठीक है, वो अनलकी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर अनलकी होता तो फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड कभी भी ठीक नहीं होता कौवे की वजह से। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड जो है वो लिफ्ट अप हो गया है। ठीक है, उनका जो मूड है वो लिफ्ट हो गया है। एंड इसी वजह से हम क्रॉ को अनलकी नहीं बोल सकते हैं। सो द क्रॉ इज़ एक्चुअली लकी फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ऐसा एलिमेंट, क्रॉ एक नेचुरल एलिमेंट है। ठीक है, तो एक ऐसा एलिमेंट जिन्हें लोग अक्सर अनलकी बोलते हैं, तो वो स्पीकर के लिए उस वक्त अनलकी बिल्कुल भी नहीं था। और इसी वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो जाना जाता है अपने नेचुरल पोएम्स के बारे में, इस पोएम ने भी उन्होंने अपने शब्दों का जादू दिखाया और उन्होंने एक अनलकी एलिमेंट को लकी एलिमेंट में तब्दील कर दिया। फ्रॉस्ट ने ये बताया है कि अपने पोएम में ये बताया है कि एक छोटा चीज़ जैसे कि एक डस्ट ऑफ स्नो, सिर्फ स्नो का एक पार्ट, थोड़ा सा स्नो और एक कौवा, कैसे उनका मूड उन्होंने इन सब छोटे छोटे चीज़ों ने ठीक कर दिया। ठीक है, तो नेचर के पास प्रोफाउंड हीलिंग पावर्स होते हैं। नेचर के पास प्रोफाउंड हीलिंग पावर्स होती है, यानी बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर्स होते हैं। लोगों को लग रहा होगा कि नेचर के पास इतना पावर नहीं है, लेकिन नेचर के पास बहुत ही ज़्यादा हीलिंग पावर्स होते हैं। हम अगर किसी बुरे मूड पे हैं, और जैसे कि नॉर्मली हम अगर बुरे मूड पे होते हैं तो फिर हम अगर बाहर चले जाए थोड़ी टाइम के लिए, अगर हम वॉक कर ले या फिर हम नेचर में जाके बैठे, पार्क में बैठे, कहीं भी बैठे जहाँ पे एक नेचुरल सीनरी होगा, तो ऑब्वियसली हमारा मूड जो है थोड़ा थोड़ा लिफ्ट अप होने लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि नेचर के पास ऑब्वियसली एक पावर होता है जो हमारे मूड को चेंज करने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, लोग हम इतना ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइफ में, अभी मॉडर्न लाइफ में हम इतना ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी के पीछे भागने लगे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि नेचर में कब सनराइज़ होता है, कब सनसेट होता है। सनराइज़ के वक्त हम सोते रहते हैं, सनसेट के वक्त हम किसी काम में बिजी रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है नेचर में। पर अगर हम थोड़ा टाइम नेचर को देंगे, नेचर के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे, तो हमें पता लगेगा कि नेचर के पास बहुत ही ज़्यादा हीलिंग पावर्स होते हैं। नेचर के पास ऐसा पावर है जो हमारे मूड को ख़राब से ठीक करने की क्षमता रखते हैं, और इसीलिए हमें नेचर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस पोएम का जो सेटअप है वो ये है कि एक स्पीकर है। स्पीकर यहाँ पे ऑब्वियसली पोएट ही स्पीकर है। तो वो एक ख़राब मूड में है। ठीक है, उनका मूड जो है वो ख़राब है, बैड डे, ही इज़ गोइंग थ्रू ए बैड डे। ठीक है, रिग्रेट में है, बहुत कुछ रिग्रेट कर रहे हैं वो अपने लाइफ में, और वो क्या है, डिप्रेसिव मूड में है।
ठीक है, वो एक ख़राब दिन से जा रहे हैं, वो रिग्रेट कर रहे हैं, वो डिप्रेसिव मूड में है। और यहाँ पे एक इवेंट होता है, अचानक से कुछ होता है। क्या होता है कि एक कौवा आता है, वो एक हेमलक ट्री के अंदर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन वो एक हेमलक ट्री के अंदर, सॉरी मैं बार बार अंदर बोल रही हूँ, वो एक हेमलक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, एक हेमलक ट्री। और हेमलक ट्री क्या है, एक पॉइजनस पेड़ है, वो एक अच्छा पेड़ नहीं है, ठीक है, वो एक पॉइजनस पेड़ है, छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं। हेमलक ट्री के अंदर नीचे बैठे हुए हैं। और तभी क्या होता है, एक क्राउ आता है, ठीक है, कौवा आता है, और वो थोड़ा स्नो शेक कर देते हैं। जब कौवे के पंख में भी स्नो गिरा हुआ था, और जब वो उड़ गया तो वहाँ से थोड़ा सा क्या हुआ, स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गया। ये है इस पहले चैप्टर की समरी। वो इवेंट हुआ और जो सेटअप है ये कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक डिप्रेसिव मूड में एक हेमलक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, और तभी एक कौवा आया और उनके ऊपर थोड़ा सा स्नो गिरा दिया, ठीक है। ये है पहला स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में क्या हुआ, जो ये इवेंट था, उस इवेंट का क्या कंसिक्वेंस, यानी क्या इफेक्ट हुआ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, वो हम जानेंगे अभी, ठीक है। अब इस स्टैंजा में हमें क्या पता चला कि जब उस कौवे ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर जो है वो स्नो गिरा दिया, उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड अचानक से चेंज हो गया। चेंज अच्छा वाला हो गया, ठीक है, गुड मूड। वो जो डिप्रेसिव रिग्रेसिव जो मूड था उनका, वो चेंज हो गया, वो अच्छा मूड हो गया, ठीक है, गुड मूड। और फिर क्या हुआ, उन्होंने पूरा आउटलुक ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। अगर उनका आउटलुक चेंज नहीं होता, अगर उनका मूड ठीक नहीं होता, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बाकी का जो दिन है वो ऐसे ही रिग्रेट कर करके वेस्ट कर देते, ठीक है। हमारा अगर मूड ख़राब होता है तो हम दिन में कुछ इतना अच्छा कुछ कर नहीं पाते हैं, हमारा दिन वैसे ही वेस्ट हो जाता है। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही बेड पे पड़े रहेंगे, हम सोते रहेंगे, और हमारा दिन वैसे ही वेस्ट हो जाता है। तो अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड उस दिन अगर इस चीज़ की वजह से उनका जो आउटलुक है वो चेंज नहीं हुआ होता, या फिर उनका मूड जो है वो अच्छा नहीं हुआ होता, तो उनका जो पूरा दिन है वो वैसे ही ख़राब हो जाता, वेस्ट हो जाता। लेकिन इस चीज़ की वजह से जब वो स्नो उनके ऊपर गिरा, जब कौवे ने उनके ऊपर स्नो गिराया, उसके बाद उनका मूड चेंज ही हो गया, और उन्होंने अपने दिन को बर्बाद होने से बचा लिया। और यही है इस पोएम का छोटा सा समरी, ठीक है। इस पोएम में इतना ही है कि एक दिन क्या हुआ, पोएट जो है वो हेमलक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, बहुत ही बुरे मूड में, डिप्रेस्ड मूड में, रिग्रेसिव मूड में, सैड मूड में। और अचानक से एक कौवा उनके ऊपर से गया, और जाते जाते रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर उस कौवे ने थोड़ा सा स्नो गिरा दिया। और इस इंसिडेंट की वजह से अचानक से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड जो है वो ठीक हो गया, वो ख़राब से अच्छा हो गया, उनका दिन बर्बाद होने से उस कौवे ने बचा लिया। तो इस पूरे पोएम में मैसेज यही है कि नेचर के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, नेचर के पास बहुत ही ज़्यादा पावर होता है। वो आपके मूड को अचानक से ठीक कर सकते हैं, वो आपके मूड को ख़राब भी कर सकते हैं कभी कभी, पर नेचर के पास एक पावरफुल इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से बहुत ही छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि छोटा सा कौवा या फिर स्नो, बहुत ही आम चीज़ है, ठीक है, पर उसके बावजूद उन सब चीज़ों ने मिलके फ्रॉस्ट का जो मूड है वो इतना ज़्यादा चेंज कर दिया। यहाँ तक कि ट्रेडिशनली जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि एक क्राउ, इसको बुरा ओमेन माना जाता है, ठीक है। ओमेन यानी जो कि हम बोलते हैं अपशगुन बोलते हैं, उसको बुरा ओमेन माना जाता है, ठीक है। क्राउ को वैसे भी बुरा ओमेन बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे कल्चर्स में माना जाता है कि कौवा जो है वो अच्छा नहीं है, शुभ नहीं होता है। लेकिन यहाँ कौवे ने ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड जो है वो अपलिफ्ट कर दिया। तो यही है मैसेज इस पोएम का कि नेचर के एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट के पास, चाहे वो अच्छा एलिमेंट हो या फिर ट्रेडिशनली बुरा एलिमेंट हो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये नहीं बोल रहा कि क्राउ एक बुरा एलिमेंट है। बस ये आप लोग जान लो कि क्राउ को बहुत सारे कल्चर में बुरा एलिमेंट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कौवा कुछ बुरा करता है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं करता है, लेकिन कल्चर, बहुत सारे कल्चर में कौवे को बुरा माना जाता है, ठीक है, अपशगुन माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन सारे चीज़ों के अगेंस्ट जाके
कौवे के द्वारा ही अपना मूड जो है वो अपलिफ्ट करवाया है इस पोएम में। इसका मतलब नेचर के हर एक एलिमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं बहुत सब एलिमेंट्स, और उन सब एलिमेंट्स के पास ये पावर होता है कि वो किसी के मूड को चेंज कर सकते हैं। वो अच्छा हो या फिर बुरा हो वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन वो मूड जो है वो चेंज कर सकते हैं। इन दिस केस रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और उनका जो दिन जो कि ख़राब होने वाला था, बर्बाद होने वाला था बिकॉज ऑफ हिज डिप्रेसिव मूड, वो दिन ठीक हो जाता है। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुशी खुशी बाकी का दिन बिताते हैं। सो दिस वॉज द होल पोएम। इस पोएम में और कुछ वैसा जानने के लिए और कुछ है नहीं। लाइन बाय लाइन हमने सब कुछ पढ़ लिया है। एंड इसमें क्या हुआ था, क्या सेटिंग है, क्या इफ़ेक्ट हुआ उस चीज़ का, हम सब ने वो सब कुछ पढ़ लिया। हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया कि वो कैसे पोएम्स लिखते हैं, या कि उनका राइटिंग स्टाइल कैसा है, वो कैसे चीज़ों के ऊपर पोएम्स लिखते हैं, वो भी हमने जान लिया। यहाँ पे हम ये दोनों जो वर्ड्स हैं हेमलक और रूड, इन दोनों पे हम नज़र डालते हैं। हेमलक जो है एक पॉइजनस प्लांट है जिनमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं, और रूट मतलब हेल्थ इन रिग्रेट, यानी जो दिन वो रिग्रेट करके बिता देते वो क्या हुआ यहाँ पे चेंज हो गया, उसके बारे में ये बोल रहे हैं। ठीक है, रूड मतलब रिग्रेट करना जिसको बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का डस्ट ऑफ स्नो। आई होप आप सबको पोएम समझ में आ गया होगा। हमने डिटेल में पूरा पोएम एनालिसिस कर लिया है। आप लोगों को अभी भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स रख सकते हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगी। एंड आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, यानी या कि अपने फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं। अगर आप किसी को जानते हो जो 10th बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको ये वीडियो जो है वो हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ज़रूर छोड़िएगा ताकि मैं देख सकूं, मैं पढ़ सकूं कि आप लोगों को और क्या ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, या फिर मैं कैसे आप लोगों को इम्प्रूव कर सकूं, वो भी ज़रूर बताइएगा। एंड बाय द वे, मैं अभी तक अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बोल देती हूँ दैट हिंदी इज़ इन माई फर्स्ट लैंग्वेज। तो ऑब्वियसली मेरी हिंदी इतनी रिफाइन नहीं है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो चुकी है, यानी आगे भी होगी मुझे पता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिना किसी गलती के मैं आप लोगों के सामने बोलूँ और आप लोगों को समझाऊँ पूरा चैप्टर्स या फिर पोएम्स जो भी है। बट फिर भी आप लोग आई होप अगर कुछ गलती हुई है तो आप लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे, और एंड आई विल इम्प्रूव इन द फ्यूचर ऑब्वियसली। अगर आप लोगों ने अभी तक विद्या ऑर्बिट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू रिसीव द नोटिफिकेशंस at the earliest. And that's it for the video. See you guys in the next one. Bye bye.